हेलो एंड वेलकम टू द सेकंड टॉपिक ऑफ डेली स्कैन। इस टॉपिक पर अपन बात करेंगे यूनिवर्सल ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन का। 75 ईयर्स अगो 10th दिसंबर को ही ये डिक्लेरेशन साइन हुआ था। अब यदि अपन देखें तो 1948 में जब ये डिक्लेरेशन साइन हुआ तब उसी समय दुनिया वर्ल्ड वॉर टू के बाहर निकली थी। और पर्टिकुलरली यदि अपन वर्ल्ड वॉर टू देखें तो कुछ ऐसी एट्रोसिटीज हुई थी जो दुनिया को हिला दी थी। यदि अपन उसमें से सबसे पहले देखें, ज्यूस के जेनोसाइड एक केस था। अगेन मास एट्रोसिटीज वेर कंडक्टेड पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर। जो भी कंट्री डोमिनेट कर रही थी दूसरी कंट्री पर सीवियर एट्रोसिटीज कंडक्ट कर रही थी। इस वजह से दुनिया ने एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग पर जाना समझा कि जस्ट बिकॉज कोई पर्सन ह्यूमन हो उसका इनएलिएबल कुछ रिस्पेक्ट होता है, कुछ डिग्निटी होती है, उसे रिस्पेक्ट करने की जरूरत है, कैसी भी कंडीशन हो, चाहे अच्छे समय हो चाहे वॉर की कंडीशंस हो। इसी को बोला गया ह्यूमन राइट्स। यानी कि ह्यूमन राइट्स क्या होती हैं? ऐसी राइट्स जो ह्यूमन इंजॉय करते हैं, नॉट बिकॉज they belong to a nation or they do not belong or they do not belong or affirm to any religion, ethnicity, caste, but just because they are human, वो certain rights को enjoy करते हैं। उन rights को बोला जाता है human rights। That is the basic idea। यदि अपन देखें तो एक ड्राफ्टिंग कमिटी में एलेनोर रूजवेल्ट जो कि फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट की विडो थी, वो इन्वॉल्व थी ड्राफ्टिंग कमिटी में। और ड्राफ्टिंग कमिटी में मेजरली भले ही डेवलप्ड कंट्रीज प्रेजेंट थी, और इसी समय यदि अपन देखें तो मेजॉरिटी ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज कोलोनाइज्ड थी। उसके बाद भी एक यूनानिमसली एक बात सामने आती है कि कभी भी इनकी राइट्स डेवलपिंग कंट्रीज की वॉइस दब नहीं पाई, क्योंकि ये एक लार्ज नंबर पे थी। नया नया फ्रीडम पाने की इच्छा या कुछ न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी, उन्हें अपनी राइट्स के बारे में समझ में आ गया था। तो यूएन प्लेटफॉर्म में डेवलपिंग कंट्रीज वेर एक्सट्रीमली वोकल, और इस वजह से जो डिक्लेरेशन साइन हुआ है वो किसी भी एजेंडा डेवलप्ड कंट्रीज की वॉइसेस को डोमिनेट नहीं हुआ है, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस डिक्लेरेशन। यदि अपन समझते हैं तो ये एक बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा कंसाइज है जिसमें 30 राइट्स हैं और प्रियम्बल, छोटा सा कुछ पेजेस का डिक्लेरेशन है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि प्रियम्बल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वैसे यहां पर भी है। कुछ वर्ड्स आप देखिए, डिग्निटी, राइट्स, फ्रीडम, जस्टिस, पीस, बारबरस एक्ट की वजह से ये सब डेवलप हुआ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम फ्रॉम फियर। यानी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स हैं, बिल्कुल उन्हीं तरीके की राइट्स इनमें भी मेंशन्ड है। जस्ट जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में, पर्टिकुलरली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड है, इन्हीं के आइडिया पर बहुत सारी राइट्स मेंशन्ड है। यानी कि इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिस डिक्लेरेशन ऑल्सो हैड सम क्लूज। क्योंकि जब अपन इनके आर्टिकल्स को देखेंगे तो देखेंगे एक बहुत हद तक सिमिलैरिटी रिजेंबल करती है। तो जैसे कि आर्टिकल 1 में है, ऑल ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न फ्री। यू डू नॉट नीड टू रिमेंबर द आर्टिकल, जस्ट ब्रॉड पता होना चाहिए किस तरीके के मेंशन है आर्टिकल। एवरीवन इज फ्री, देन राइट टू बी फ्री फ्रॉम स्लेवरी, राइट टू बी फ्री फ्रॉम टॉर्चर, टॉर्चर नहीं किया जा सकता, राइट टू लाइफ, एवरीवन हैज राइट टू बी रिकॉग्नाइज्ड बिफोर लॉ। यानी कि राइट टू लाइफ कौन सा? आर्टिकल 21 दैट हैज बीन मेंशन्ड। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने 21 के अंदर रिकॉग्नाइज किया है। सारे के सारे एवरीवन इज इक्वल, मतलब राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 के बारे में बात कर रहा है। इस तरीके से आप देखोगे हर कोई रिजेंबल कर रहा है हमारे आर्टिकल्स को, प्रेजेंट फॉर्म में या जो फ्यूचर में इवॉल्व हो गए हैं। नेक्स्ट यदि अपन बात करें, इक्वल बिफोर लॉ, अगेन आर्टिकल 14 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू सीक जस्टिस, आर्टिकल 32। ठीक है, एवरीवन हैज राइट टू फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्री अरेस्ट, आर्टिकल 20 एंड 22। ठीक है, राइट टू बी फेयर ट्रायल, अगेन 2022। राइट टू बी प्रेज्यूम्ड इनोसेंट, 2022 वाले ही कंटिन्यू हो रहे हैं। राइट टू प्राइवेसी अभी एक्सटेंड हो गया 21 के अंदर। राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट 19 हो गया। राइट टू सीक असाइलम फ्रॉम परसिक्यूशन, ये हमारे में डायरेक्टली मेंशन नहीं है। राइट टू नेशनैलिटी, अगेन सिटीजनशिप मेंशन्ड है इन पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू मैरी, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने 21 के अंदर इंटरप्रेट किया है सुप्रीम कोर्ट ने इन द जो अभी केस हुआ था केरला में।
राइट टू ओन प्रॉपर्टी, पहले एक्सक्लूसिवली फंडामेंटल राइट थी, बाद में रिवोक कर दिया, अभी इंडिया में एक लीगल राइट है। राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट्स, अगेन आर्टिकल 19, राइट टू फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, आर्टिकल 19, फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली, राइट टू टेक पार्ट इन गवर्नमेंट एंड इक्वल एक्सेस टू द public service, right to social security. This has not been extensively mentioned in the constitution, लेकिन DPSPs में एक सोशल ऑर्डर की बात की है, उसमें ये इनडायरेक्टली स्टेटेड है। राइट टू वर्क, अगेन DPSP में मेंशन्ड है। राइट टू रेस्ट एंड लेजर, ये भी DPSP में मेंशन्ड है। राइट टू डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, DPSP में मेंशन्ड है। राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21 में सुप्रीम कोर्ट ने एक्सटेंड किया है। राइट टू पार्टिसिपेट इन कल्चर, आर्ट, साइंस, नॉट डायरेक्टली मेंशन्ड, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी में एनश्राइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में। राइट टू सोशल एंड इंटरनेशनल ऑर्डर, अगेन इट्स मेंशन्ड इन 51A। देन ड्यूटी टू अदर पीपल एंड प्रोटेक्ट द राइट्स एंड फ्रीडम्स, राइट्स एंड फ्रीडम्स किसको स्नैच नहीं कर सकता, दीज आर द बेसिक। यानी कि बेसिक अपन आइडिया देखें तो जो फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, पर्टिकुलरली पार्ट हो गया ये कौन सा, पार्ट 3 में मेंशन्ड है। ये एक ब्रॉडली जो फ्रेमवर्क लिया गया है, ये इसी डिक्लेरेशन से लिया गया है, अपन बोल सकते हैं, या ब्रॉडली रिजेंबल करता है इस डिक्लेरेशन से। यानी कि जब अपन पॉजिटिव्स बात करेंगे तो ये बोल सकते हैं कि दिस डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हैज कंट्रीब्यूटेड टू बेसिकली व्हाट, लॉस and rights in number of countries including India. That is the basic idea. लेकिन इंडिया क्योंकि 1947 में बहुत ज्यादा गरीब था, 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स किया गया तब हमारे पास उतने रिसोर्सेस नहीं थे, इसलिए पार्ट 4 में भी कुछ फीचर्स मेंशन किए गए हैं, जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ना सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को डिराइव किया, बल्कि ऐसे राइट्स भी मेंशन कर दिया जो जैसे जैसे हमारा स्टेट डेवलप होगा इन राइट्स को अपने हिसाब से इंप्लीमेंट कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हो राइट टू एजुकेशन, अभी भी हमारे पास कोई टॉर्चर का मैकेनिज्म नहीं है, इंडिया ने कन्वेंशन भी साइन नहीं किया, तो मे बी फ्यूचर में ये डायरेक्टिव हो सकता है। कुछ सेट ऑफ ऐसे लॉस फॉलो करना, जो सोशल ऑर्डर इंपोज करना है, ये हमारे DPSP में है। यानी कि दिस डिक्लेरेशन ऑल्सो हेल्प्ड अस टू इवॉल्व DPSPs, ये भी एक बात क्लियर हो गई। और कुछ जो है वो 4A में यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज में भी मेंशन्ड है। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिक्लेरेशन फ्रॉम इंडियाज पॉइंट ऑफ व्यू। यदि अपन नेक्स्ट बात करें कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। यानी कि हुआ क्या, जब ये रेजोल्यूशन को पास किया गया तो जनरल वोटिंग हुई और UNGA ने वोट करके इसे एक पास कर दिया। यानी कि ये डिक्लेरेशन है बट इट इज नॉट अ ट्रीटी, क्योंकि नो नेशंस वेर आस्क्ड टू साइन इट। जैसे कभी आप साइन करते हो, फॉर एग्जांपल आप NPT, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी में साइन कर दिए, तो जब आप साइन कर दिए तो ये लीगली बाइंडिंग हो गई, बट ऐसा आपने नहीं किया, एक डिक्लेरेशन हुई। और UNGA के पास ये पावर नहीं है कि ये इंटरनेशनल लॉ बना सके। दैट इज द बेसिक, मतलब कि कभी भी ये एनफोर्स नहीं की जा सकती। दैट इज द आइडिया। या और खुद यदि आप आज के समय में देखोगे तो क्राइसिस है आज के समय में, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, इजराइल भारी मात्रा पे गाजा में परसिक्यूशन कर रहा है, बॉम्बिंग कर रहा है। उसके बाद अपन ने देखा था साउथ अमेरिका में भी एक कन्फ्लिक्ट वेनेजुला और गयाना के बीच में इमर्ज आउट हो रही है। रोहिंग्या इन म्यांमार, मिलिटेंट ग्रुप्स इन म्यांमार, सीरिया में, इराक में परसिक्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है। यानी कि ऑन अ डेली बेसिस ह्यूमन राइट्स आर बीइंग वायलेटेड मोर देन एवर। तो ऐसी सिचुएशन में इस डिक्लेरेशन का क्या काम है, ये क्वेश्चन किया जा सकता है। लेकिन और यदि अपन देखें तो मोस्टली क्या किया गया है, वेस्ट एक वेपन की तरह इनको यूज किया है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी वेस्ट ने इसे अपने फॉरेन पॉलिसी का एजेंडा बना लिया, जब भी इनके ऑपोजिट कोई कंट्री इन लॉस को नहीं करती है फॉलो, या तो जस्ट एक्यूज कर देता है वेस्ट, पर्टिकुलरली लेड बाय US, और इन कंट्रीज पर इंटरवीन कर जाता है। तो चाहे वो मिलिट्री हो, तो चाहे अभी आप देखो सैंक्शंस लगे हैं वेनेजुला में, उसके पहले यदि कोल्ड वॉर के समय देखें तो क्यूबा में लगे थे। यदि इराक पे देखें तो इराक पे ये भी जब US ने
अटैक किया और स्टार्ट किया अनेक्सेशन, तब ये दावा किया था कि यहाँ केमिकल वेपन, बायोलॉजी, मास डिस्ट्रक्टिव वेपन्स हैं और लोगों को प्रोसिक्यूट किया जा रहा है। यानी कि ह्यूमन राइट का बहाना देकर ये कंट्रीज पे यूएस इन्वेट कर गया। दैट इज वन मेजर इशू। नेक्स्ट यदि अपन समझे, ओन पुअर राइट्स रिकॉर्ड, खुद ही आप वेस्ट के बारे में देख लो, जो मेजर एनफोर्सर्स हैं उनके खुद के रिकॉर्ड्स देख लो, चाहे वो यूएस के प्रिजन टॉर्चर्स हों, चाहे फ्रेंच की आप रिस्पेक्ट टू राइट टू रिलीजन का या डाइवर्सिटी का रिस्पेक्ट के बारे में देख लो, सब कंटेंशियस इशू हैं। और एक जो मेजर कंटेंशन माना जाता है वो है जब ये डिक्लेरेशन साइन हुआ तब से यूएस और यूएसएसआर के बीच में कन्फ्लिक्ट आना स्टार्ट हो गया था। तो जहां यूएस एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वहां पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल राइट्स को वो हमेशा से प्रमोट करता आया है कि ये कंस्टिट्यूएंट ऑफ ह्यूमन राइट्स है। बट यूएसएसआर और आज की डेट में रशिया हमेशा से बोलता है इकोनॉमिक और सोशल कंडीशंस डिटरमाइन द ह्यूमन राइट्स, पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है ह्यूमन राइट्स का। ये एक बेसिक डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में डिफरेंस है और ये डिफरेंस आज तक कन्फ्लिक्ट क्रिएट करते आया है। क्या कोई पॉलिटिकली प्रोसिक्यूटेड पर्सन का ह्यूमन राइट वॉयलेशन होगा तो रशिया इस बात को रिजेक्ट करता है, यूएस फॉरेन अफेयर्स में एक्सेप्ट करता है, अपने खुद के अफेयर में एक्सेप्ट नहीं करता। दैट्स अ बेसिक डिफरेंस एंड हिपोक्रेसी बाय द वेस्ट। यदि अपन देखें इसके बाद भी, यदि अपन इसके अचीवमेंट्स देखें तो बहुत सारी कंट्रीज, जैसे अभी अपन ने देखा, इनको अपने लॉस में, अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में इनकॉर्पोरेट किए हैं। इनफैक्ट दिस इज वन डिक्लेरेशन जिसकी वजह से कॉलोनियल स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। साउथ अफ्रीका में एंटी अपार्थाइड स्ट्रगल प्रमोट हुआ। एलजीबीटी के जो मूवमेंट्स हैं वो इसी डिक्लेरेशन से अपना स्टैंड प्रमोट करके आगे बढ़ा रहे हैं। यानी आज की डेट तक जो मूवमेंट है, 1960s में जब फेमिनिस्ट मूवमेंट आया इन वेस्ट तो वो भी इसी डिक्लेरेशन से इंस्पायर्ड था और इस डिक्लेरेशन को यूनिवर्सली सब कंट्रीज ने साइन किया है। यानी कि एक मेजर अचीवमेंट रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द यूएन। यदि अपन देखें, मोरल और पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। एटलीस्ट एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, एक सेंस ऑफ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स माने गए हैं। सबसे पहले यदि आप देखोगे तो कुछ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स माने गए हैं, सर्टेन इतनी राइट तो मिलनी ही चाहिए। दैट इज द बेसिक आइडिया। इस वजह से जब भी इन राइट्स के कोई नीचे आता है तो माना जाता है ह्यूमन राइट का एक्यूजेशन हो रहा है, चाहे वो रशिया में हो, चाहे चाइना में हो, या दुनिया में कहीं भी हो। ये जो अपन बोल पा रहे हैं कि यहां ह्यूमन राइट वॉयलेशन हो रहा है, ये इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि सर्टेन यूनिफॉर्म राइट्स को इस डिक्लेरेशन में डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट यदि अपन देखें तो ये आगे, जैसे अपन ने इंडिया के केस में बात करा कि कुछ राइट्स ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में है, कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की वजह से इवॉल्व हो रहा है और फ्यूचर में और इवॉल्व होते रहेगा। यानी कि इट इज नॉट ओनली अ टेम्पलेट जो कंटिन्यूसली इवॉल्विंग है, बट एक गाइड है फ्यूचर की तरफ से। ठीक है, नेक्स्ट है डीपनिंग ऑफ द ह्यूमन राइट्स। जैसे जैसे इवॉल्व होगा ह्यूमन राइट्स और कॉन्सेप्ट वाइज स्ट्रेंथन होते जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि इसकी वजह से कई और कन्वेंशन साइन आउट हुए हैं जो पर्टिकुलर कन्वेंशन है, जैसे कि इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ऐसे ही एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल राइट्स, टॉर्चर के प्रति रोकने के लिए कन्वेंशन। ये सारे कन्वेंशन बेसिक इसी डिक्लेरेशन को अपना ओरिजिन और गाइडलाइंस ओ करते हैं। और साइमल्टेनियसली एक बात एनालिस्ट ये भी बोलता है, जैसे मान लो एक कंट्री है इंडिया, इंडिया ने जब इस डिक्लेरेशन को साइन कर लिया तब बोला जा सकता है कि ये कंट्री कुछ ना कुछ एस्पेक्ट में लीगैलिटी ओन करती है, एटलीस्ट टू इट्स पीपल। भले ही उसे अकाउंटेबल नहीं किया जा सकता इन द इंटरनेशनल लॉ, लेकिन लोग प्रेशराइज कर सकते हैं कि बिकॉज यू आर अ साइनेटरी यू नीड टू मेंटेन दिस काइंड ऑफ स्टैंडर्ड्स। इस तरीके से एक एटलीस्ट प्रेशर इंटरनेशनली एंड डोमेस्टिकली अमंग द पीपल बनाया जा सकता है। इसके बाद यदि अभी बात करें अपन क्या फ्यूचर प्रॉब्लम्स हैं और क्या ट्रेजेक्टरी इसे कवर करना है, तो सबसे पहले एक आता है जब अपन बात करते हैं यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स, तो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा उठता है, क्या ये राइट्स एक्चुअली यूनिवर्सल हैं? क्योंकि एक जब अपन ने नॉर्वे का एक केस देखा था जहां पर इंडियन वे ऑफ चाइल्ड रेजिंग को क्वेश्चन किया गया कि ये उनकी राइट्स के अगेंस्ट है, ये उन्हें वॉयलेट किया जा रहा है, ऐसा केस बना। अब
क्या कल्चर के हिसाब से ह्यूमन राइट्स डिस्टिंक्ट रहती है? ये जरूरत है क्वेश्चन करने की। क्या ऐसे पर्सन्स जो ट्रेडिशनली बैकवर्ड हैं उनके लिए ये राइट और डिक्लेरेशन कितना आगे बढ़ाया है? क्या इनके लिए ये कोई सेंस मेकआउट किया है इन द 75 ईयर्स? जैसे आप देख लो SC ST का प्रमोशन इंडिया में रिजर्वेशन तब से लगा है, कितना इनका डेवलपमेंट हुआ है, तो उसको रीइवैल्यूएट करने की जरूरत है और प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स लेने की जरूरत है। नेक्स्ट, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्संस के लिए कुछ भी मेंशन नहीं है। इंटरनली डिस्प्लेस्ड वो होते हैं जो विद इन कंट्री किसी आपदा की वजह से, किसी प्रोसिक्यूशन की वजह से कंट्री में ही कहीं सेटल हुए हैं, इनके लिए कहीं भी मेंशन नहीं है। जो इंटरनेशनली डिस्प्लेस्ड होते हैं उन्हें बोला जाता है माइग्रेंट्स। इसमें इनके लिए बहुत सारी राइट्स मेंशन्ड है यूएन चार्टर में, लेकिन इंटरनली डिस्प्लेस्ड की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, इनके लिए भी जरूरत है कुछ एक्ट। ऐसे ही क्लाइमेट रिफ्यूजीज और असाइलम सीकर, ये अपन ने बात किया था, इन्हीं की बात कर रहे हैं। ऐसे ही क्लाइमेट रिफ्यूजीज कोई पर्टिकुलर बात नहीं की गई है। कॉलोनियलिज्म में जैसे एक मुद्दा उठता है, क्या अपॉलॉजी देनी चाहिए या कभी किसी का प्रोसिक्यूशन किया जाए तो उन्हें कुछ फाइनेंशियल या अदर पेमेंट देना चाहिए, ये भी मेंशन नहीं है। सिमिलरली एनफोर्स नहीं किया जा सकता, ये अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एंड ह्यूमन राइट्स की ग्रोथ कैसे हो फ्यूचर में, पर्टिकुलरली जैसे सोसाइटी में इनइक्वालिटी बढ़ रही है, तो इस कंडीशन में कैसे जो सबसे वीकेस्ट स्पेक्ट्रम रहेगा उनकी राइट्स को रिस्पेक्ट किया जा सकता है, इन सारे मुद्दे पर सोचने की जरूरत है। यानी कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज कि भले ही जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है ये बहुत ही अच्छा था, फार साइटेड था, प्रोग्रेसिव था, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा है राइट्स का इवोल्यूशन लगातार होना चाहिए, उन्हें एनफोर्स करने के तरीके देखते रहना चाहिए और इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। दैट इज अ पॉइंट वी आर ट्राइंग टू एम्फेसाइज। यदि अपन देखें एक कुछ पॉइंट्स और हैं, डिफरेंट आइडियोलॉजीज को कैसे टैकल अप किया जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल LGBT हैं, इनके क्या स्पेसिफिक प्रोविजंस को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, इस तरीके के इश्यूज को टैकल करना जरूरत है कि और ज्यादा डिटेल इस डिक्लेरेशन में मेंशन हो। लार्ज स्केल सिविल कन्फ्लिक्ट्स को कैसे सेटल किया जाए, क्या हमें कोएर्सिव यानी कि मिलिट्री मींस यूज करना चाहिए, इसे कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है वो क्या करता है, वो यूएन के जो ग्रुप्स है, मिलिट्री ग्रुप्स, उनको ऑथराइज कर सकता है, ब्लू कैप्स जिन्हें बोलते हैं। बट पीस कीपिंग फोर्स को क्या कब इन्फोर्स करना चाहिए, किस तरीके की राइट्स हो जानी चाहिए, यदि कोई लेटेस्ट से पास्ट क्रिमिनल जैसे टेररिस्ट है, क्या टेररिस्ट की राइट देखनी चाहिए, क्या टेररिस्ट को मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करनी चाहिए, इस तरीके के क्वेश्चंस में और क्लैरिटी चाहिए, एक फ्रेमवर्क चाहिए। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। अब यदि अपन बात करें, एक क्वेश्चन है यूपीएससी आई थिंक 2012 के आसपास का है, कंसिडर द फॉलोइंग, व्हिच वन ऑफ द अबव इज आर ह्यूमन राइट्स अंडर द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो राइट टू एजुकेशन डेफिनेटली, राइट टू इक्वल एक्सेस ऑफ पब्लिक सर्विस एंड राइट टू फूड। तो पूछा है तो आंसर 1 2 3 होगा, सो इट्स 4th इज द आंसर। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, एक एक राइट्स याद करने की जरूरत नहीं है, बेसिक आइडिया याद रखना है। बेसिकली जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो राइट्स हैं उसी को फ्रेमवर्क बना के आप इन राइट्स को देख सकते हो, तो कभी नहीं भूलोगे। दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक, थैंक यू।